তাক স্বীকৃতি দিছে আৰু কেইবাটাও নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে। মই বিশ্বাস কৰো এই আটাইবোৰ আঁচনি যেতিয়া আমি ধৰাতললৈ আনিব পাৰিম, আমাৰ অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন বিকশিত ৰাজ্য হিচাপে মূৰ দাঙি উঠিব। সন্ত্ৰাসৰ পিছত, হিংসাৰ ৰাজনীতিৰ পিছত এটা পৰিৱেশ আজি অসমত নিৰ্মাণ হৈছে। সেয়া হৈছে বিকাশৰ পৰিৱেশ, সেয়া হৈছে উন্নয়নৰ পৰিৱেশ। এক আন্দোলন বিবৰ্জিত পৰিৱেশত আজি অসমে নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিছে। মই অসমৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাম। যোৱা 5টা বছৰত আপোনালোকে আমাক যি ধৰণে সহযোগিতা কৰিলে, আজি তাৰ বাবে আমি এখন নতুন অসমৰ সপোন দেখিবলৈ সক্ষম হৈছো। মই বিশ্বাস কৰো যে আমাৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি এনেকৈয়ে এটাৰ পিছত এটা নতুন নতুন আঁচনিৰে আমি ৰাজ্যখনক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। আমি যেতিয়া গুৱাহাটীৰ ৰিং ৰোডৰ কথা কৈছিলো, একাংশ লোকে আমাক হাঁহিছিলে। আজি ৰিং ৰোড বাস্তৱত ৰূপায়িত হল। নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলঙৰ কথা যেতিয়া আমি কৈছিলো, একাংশ লোকে আমাক ইটিকিং কৰিছিলে, কিন্তু আজি নাৰেংগী কুৰুৱাৰ দলং বাস্তৱায়িত হল। গুৱাহাটী, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলঙৰ কথা যেতিয়া আমাক কৈছিলো, মানুহে আমাক হাঁহিছিলে, কিন্তু জানুৱাৰী মাহত মই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাইছো গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলঙৰো শুভ উদ্বোধনৰ বাবে। অৰ্থাৎ আজি অসমে নতুন দিনৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছে। নতুন আশা বুকুত বান্ধি এখন নতুন অসম নিৰ্মাণৰ দিশত আগবাঢ়িছে। যিসকলে আমাক বিৰোধিতা কৰে তেখেতসকলকো মই কব খুজিছো, অসমৰ বিকাশৰ গতিত, অসমৰ উন্নয়নৰ গতিত হিমালয়ো যদি আহি সন্মুখত থিয় হয়, আমি হিমালয়কো অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যাম আৰু এখন নতুন অসম আমি নিৰ্মাণ কৰিম। পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই দৰঙৰ পবিত্ৰ মাটিৰ পৰা, পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰা মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আকৌ এবাৰ অসম ভূমিলৈ আদৰণি জনাইছো। ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, সকলোৱে নিজৰ মোবাইলৰ বেটাৰীৰ লাইট জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে এবাৰ স্বাগত কৰক। সকলোৱে মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক থিয় হৈ আপোনালোকে সকলোৱে এই পবিত্ৰ ভূমিলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগত কৰক। সকলোৱে কব, ভাৰত মাতা কে, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম। धन्यवाद महोदय। आपके सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन ने असम को विकास और समृद्धि की नई दिशा एवं गति प्रदान की है। देवियों सज्जनों, यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि असम अब स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर अनुरोध करती हूं कि वे कृपया आभासी रूप से डोरोंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आधारशिला रखें, जिसमें बीएससी नर्सिंग कॉलेज तथा जीएनएम स्कूल भी शामिल हैं। धन्यवाद महोदय। देवियों सज्जनों, अब हम आपके समक्ष डोरोंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करता बढ़ता हुआ विकसित असम। पिछले 10 वर्षों में
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के दूरदर्शी नेतृत्व में असम ने विकास की एक नई गाथा लिखी है। इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार की कोशिश है कि इलाज के लंबी लंबी लाइनों से मुक्ति हो, इलाज के नाम पर होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिले। इसके लिए एक के बाद एक योजनाएं लागू की गई हैं। यही वन नेशन वन हेल्थ की भावना है। राज्य सरकार ने लगातार नए चिकित्सा संस्थान खोले हैं। आज असम में 15 मेडिकल संस्थान और अस्पताल पहले से कार्यरत हैं, जिनमें एम्स जैसे प्रतिष्ठित केंद्र भी शामिल हैं, जबकि 10 से अधिक नए संस्थानों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰায় 24খন নতুন মেডিকেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কামত আমি অগ্ৰসৰ হৈছো। और अब इसी विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दरंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित जीएनएम स्कूल एवं बीएससी नर्सिंग कॉलेज का निर्माण। ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल असम का 25वां अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान होगा और 430 बेड्स के साथ मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। यह अस्पताल 7 मंजिला होगा, जिसमें जनरल और इमरजेंसी आईसीयू के बेड्स, प्राइवेट वार्ड और नर्सेज हॉस्टल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दरंग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सहित जीएनएम स्कूल एवं बीएससी नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में असम भी इस लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, क्षेत्रीय संपर्क और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित नारंगी कुरुआ पुल। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे आभासी रूप से ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले नारंगी कुरुआ पुल की आधारशिला रखने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित नारंगी कुरुआ पुल पर आधारित एक वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में पूरे देश में लास्ट माइल कनेक्टिविटी से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रदान करने के लिए नदियों पर पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। असम को भी इसका लाभ मिला है। 2014 तक ब्रह्मपुत्र नदी पर केवल 3 ब्रिज थे, जिनकी संख्या आज 6 हो गई है। ब्रह्मपुत्र नदी असम के लिए महत्वपूर्ण जीवन रेखा है, जो कृषि, परिवहन और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर कुरुबा से नारंगीत के बीच करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2.9 किलोमीटर लंबे पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। ये पुल उत्तर और दक्षिण गुवाहाटी के बीच बेहतर संपर्क प्रदान करेगा, जिससे गुवाहाटी शहर के विस्तार में और अधिक बल मिलेगा। शहर में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जैम को खत्म करेगा। सोनापुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को दरंग पहुंचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन इस पुल के बनने के बाद उन्हें केवल 25 से 30 मिनट ही लगेंगे। से कुरुआ तक जाना चाहिए। कुरुआ से नया ब्रह्मपुत्र का पुल से वो नारंगी तक आना चाहिए। इस पुल से ओरांग टाइगर रिजर्व और पोबितरा वन्य जीव अभयारण्य तक भी वन्य जीव प्रेमियों को पहुंचना आसान होगा।
साथ ही जागी रोड में विकसित हो रहे पूर्वोत्तर भारत के प्रथम सेमीकंडक्टर प्लांट की पहुंच भी सुगम होगी, जिससे भविष्य में गुवाहाटी शहर, दरंग जिला, कामरूप जिले से रोजगार हेतु आवाजाही आसान होगी। 2018 में असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी। आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया। 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई। ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार असम को पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। धन्यवाद। देवियों सज्जनों, गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना असम तथा पूर्वोत्तर भारत के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तनकारी कदम है। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे कृपया अपने कर कमलों द्वारा आभासी रूप में गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना की आधारशिला रखें। धन्यवाद महोदय। अब हम गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना पर आधारित एक संक्षिप्त वृत्त चित्र प्रस्तुत करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में देश के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसने देश की तस्वीर ही बदल दी है। असम और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को भी इसका लाभ मिला है। 2014 तक यहाँ सिर्फ 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे हुआ करते थे। पिछले 10 वर्षों में ही हमने 6,000 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे बनाए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी 4,530 करोड़ रुपए की लागत की गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई 118.53 किलोमीटर है। मेरा बहुत दिन से सपना है कि गुवाहाटी का रिंग रोड बने। मतलब जो 6 लेन हाईवे आज खानापारा से जालुकबाड़ी तक हो रहा है, वो बाईहाटा सारियाली होना चाहिए, वहां से कुरुआ तक जाना चाहिए। ये परियोजना 55.54 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को समेटे हुए है, जो क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी कदम होगा। इसके अलावा इसमें खानापारा से जोराबाट तक के राजमार्ग को 6 लेन में विकसित करना भी शामिल है, जिससे यातायात अधिक सुगम होगा। गुवाहाटी रिंग रोड परियोजना मौजूदा मार्ग को बैहाटा, चरियाली और सोनापुर से जोड़कर एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी, जिससे गुवाहाटी शहर में यातायात का दबाव कम होगा। पूर्वोत्तर राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संपर्क भी बेहतर होगा। इन परियोजनाओं से अपर असम का चाय उद्योग, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जागी रोड के सेमीकंडक्टर हब एवं पूर्वोत्तर राज्यों तक देश के अन्य क्षेत्रों से पहुंच आसान होगी, जिससे व्यापार, वाणिज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास निश्चित है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में असम की डबल इंजन सरकार असम को देश का अग्रणी आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। धन्यवाद। अब मैं सर्वजन प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करवत निवेदन करती हूं कि वे कृपया अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को प्रेरित और मार्गदर्शित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, असम सरकार के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और लगातार बारिश के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में आप सब आशीर्वाद देने आए, ऐसे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। अहोमार विकास यात्रार ऐतिहासिक दिन टूत दरभंगा सिर लौकते हमाग्र ओहोम बासिक में आंतरिक उलोगारू अभिनंदन जोनाइशु। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरा पहली बार आसाम आना हुआ है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है और ये भी सोचने में सुहागा है कि इस क्षेत्र में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो आप सबके बीच जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। साथियों, हमारा ये मंगलदोई तो वो स्थान है जहां संस्कृति की त्रिवेणी, इतिहास के गौरव और भविष्य की आशा, सबका संगम एक साथ होता है। ये क्षेत्र असम की पहचान का भी केंद्र बिंदु है। प्रेरणा और पराक्रम से भरी इस भूमि पर आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन करने का सौभाग्य पाकर मैं धन्य हूं। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने भारत रत्न सुधा कंठो भूपेन हजारी जी का जन्म दिवस मनाया है। कल उनके सम्मान में हुए एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मुझे मिला। असम की ऐसी महान संतानों ने, हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, आज बीजेपी की डबल इंजन सरकार उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करने में जुटी है। भाइयों बहनों, कल जब मैं
भूपेन्द्र दा की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में था, तो रात को मुझे मुख्यमंत्री जी ने एक बात बताई और आज सुबह मुझे वो वीडियो भी दिखाया। ये देख करके मुझे बहुत गहरी चोट पहुंची। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान उन्होंने मुझे दिखाया। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेन्द्र दा हजारिका जी को भारत रत्न दिया, उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था। उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया था, आज मुझे वो दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। साथियों, 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे हैं। और उस घाव पर कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी भी नमक छिड़कने का काम कर रही है। मैं आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, भूपेन्द्र दा को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है? भूपेन्द्र दा को भारत रत्न दिया, उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया? असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। साथियों, मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है, और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी? यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है, 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट कंट्रोल है। और इनका तो अहंकार इतना है कि नामदार जब कामदार की पिटाई करते हैं और दर्द के कारण अगर कामदार के मुंह से
दर्द की आवाज निकल जाए तो उस पर ज्यादा जुल्म करते हैं कि तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है, तुम नामदार के सामने कामदार होकर के कैसे रो सकते हो। ऐसा अहंकार सार्वजनिक जीवन में शोभा नहीं देता है। असम के लोगों ने, देश के लोगों ने, संगीत प्रेमी लोगों ने, कला प्रेमी लोगों ने, भारत की आत्मा के लिए जी जान लगाने वाले लोगों ने कांग्रेस से जवाब मांगना चाहिए कि आपने भूपेंद्र का अपमान क्यों किया। भाइयों बहनों, असम की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान, संरक्षण और असम का तेज विकास, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता रही है। जरा एसपी जी के लोग, कोई भाई वो चित्र बना के लाए हैं, वो शायद देना चाहते हैं। जो चित्र बना के लाए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप पीछे अपना नाम पता लिख लीजिए, मैं जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। बहुत सुंदर तस्वीर आपने मेरी माँ की तस्वीर भी बनाई है। असम का ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। वो एक नौजवान कब से एक गमोछा लेकर के खड़ा है, वो भी ले लीजिए। मेरे लिए तो ये जन्माष्टमी का प्रसाद है। आसाम की कोई गरीब मां ने ये गमोछा बनाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके इस प्रसाद के लिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे मिल जाएगा, दे दीजिए भैया, मिल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूं आपका। एक और भी ले लीजिए, शायद वो हेमंता को देना चाहता है, हेमंता को देना चाहता है। ठीक है, जहां जाना है सही जगह पे जाएगा। बहुत आपका प्यार के लिए धन्यवाद नौजवान। देखिए, काफी बच्चे कुछ चित्र बना के लाए, जरा ले लो भाई। इतना प्यार बरसा रहे हैं लोग, ये छोटे छोटे बालक। ऐसा सौभाग्य कहां मिलता है भाई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। आप दोनों भाई हैं क्या? नहीं? वाह, तो दोनों काली टी शर्ट पहन के आए हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साथियों, सरकार और असम वासियों के साझा प्रयासों से आज असम देश और दुनिया में धूम मचा रहा है। देखिए भाई, ये बेटी कुछ लेके आई है, ले लीजिए। बेटी को तो बिल्कुल निराश नहीं कर सकते। थैंक यू बेटा। बेटे, अपना नाम लिखा है पीछे? अगर नाम लिखा है तो मैं चिट्ठी लिखूंगा। अपना नाम पता लिख दो बेटा। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है। वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। एक समय था जब असम विकास में पिछड़ा हुआ था, देश के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज असम करीब करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।
साथियों, 30% ग्रोथ, 13% ग्रोथ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आपके अचीवमेंट है। हो जाए ताली आज आपके नाम पर। हमारे नाम पर तो आप बहुत तालियां बजाते हैं। मैं आज आपके पसीने पर ताली बजाना चाहता हूं। ये सफलता असम वासियों के परिश्रम और बीजेपी की डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों का परिणाम है। मुझे खुशी है कि असम की जनता इस पार्टनरशिप को लगातार मजबूत कर रही है। इसलिए तो हर चुनाव में हेमंता जी और उनकी टीम को बार बार भारी समर्थन मिल रहा है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में भी असम ने हम सभी को ऐतिहासिक विजय दिलाई है, अपना आशीर्वाद दिया है। साथियों, भाजपा सरकार असम को भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी इसी संकल्प का हिस्सा है। अभी कुछ देर पहले इस मंच से करीब 6,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। हमारी डबल इंजन सरकार असम को टॉप के कनेक्टेड स्टेट और टॉप के हेल्थ केयर हब के रूप में विकसित कर रही है। ये प्रोजेक्ट्स इसी संकल्प को और सशक्त करेंगे। आप सभी को दरांग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए, हाईवे के लिए, रिंग रोड के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियों, पूरा देश आज विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके लिए विकसित भारत सपना भी है और संकल्प भी है। और इस संकल्प की सिद्धि में हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे आप लोगों के प्रति बहुत प्यार है, बहुत सम्मान है, नॉर्थ ईस्ट के प्रति मेरा लगाव है, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे ठोस कारण है। आजादी के बाद बड़े शहर, बड़ी इकोनॉमी, बड़े बड़े कारखाने पश्चिम और दक्षिण भारत में ही विकसित हुए। इस दौरान पूर्वी भारत का बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ी आबादी विकास की दौड़ में पीछे रह गई। अब भाजपा सरकार इस स्थिति को बदल रही है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। जिस 21वीं सदी के हम गीत गाते रहे ना, कांग्रेस के जमाने से सुन रहे थे 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है। आकर के भी 1/4 समय तो पूरा हो गया। अब 21वीं सदी का ये अगला हिस्सा ईस्ट का है।
नॉर्थ ईस्ट का है। अब आपका टाइम आया है, असम का, नॉर्थ ईस्ट का समय आया है, आपका समय आया है। मेरे नौजवानों, अब समय आपकी मुट्ठी में है। भाई एक और बच्चा कुछ लेके आ गया, ले लीजिए भाई। अब ये लोग भी मेरी मुसीबत जान लेते हैं। माँ का चित्र लेके आते हैं तो मन करता है बस ले लूं। दे दो बेटे, ये मेरे साथी है, पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं कलेक्ट कर लूंगा इसको, आपको चिट्ठी लिखूंगा। जरा ये लेकर के दे दीजिए भाई एसपीजी वालों को। साथियों, किसी भी क्षेत्र के तेज विकास के लिए तेज कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार का बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर रहा है। रोड, रेल, एयर जैसी फिजिकल कनेक्टिविटी, 5G, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड जैसी डिजिटल कनेक्टिविटी, इससे आप लोगों को सुविधा मिली, जीवन आसान हुआ, बिजनेस करना आसान हुआ। इस कनेक्टिविटी से आप लोगों के लिए घूमना फिरना आसान हुआ, टूरिज्म का विस्तार हुआ और इसने यहाँ के हमारे नौजवानों के लिए नौकरी के, रोजगार के नए अवसर भी बनाए। साथियों, कनेक्टिविटी के इस महाअभियान का असम को भी बहुत लाभ मिला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजादी के 6 दशक तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। असम में दशकों तक कांग्रेस रही, लेकिन कांग्रेस ने 60-65 सालों में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 पुल बनाए। 60-65 साल में 3। फिर आपने हमें सेवा करने का मौका दिया और 1 दशक में हमारी सरकार ने 6 बड़े ब्रिज बना दिए। 6 बड़े ब्रिज। अब मुझे बताइए, इतना काम करेंगे तो आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? आपके आशीर्वाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आपका प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप खुश हैं ना? मैं और भी काम करना चाहता हूं, बस आशीर्वाद देते रहिए। आज भी कुरवा नारंगी ब्रिज का शिलान्यास हुआ है। इस ब्रिज से गुवाहाटी और दरांग के बीच की दूरी कुछ ही मिनट की हो जाएगी। इससे आम लोगों के समय और पैसे की बचत होगी, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, टाइम कम लगेगा, ट्रैफिक की परेशानियां कम होगी और इसके कारण कीमतें भी कम होती है। साथियों, नई रिंग रोड से आपको बहुत फायदा होगा। जब ये बन जाएगी तो ऊपरी आसाम की तरफ जाने वाली गाड़ियों को शहर में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रिंग रोड 5 नेशनल हाईवे, 2 स्टेट हाईवे, 1 एयरपोर्ट, 3 रेलवे स्टेशन और 1 इनलैंड वाटर टर्मिनल को आपस में जोड़ने का काम करेगा। यानी असम में पहली बार
सीमलेस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का पूरा नेटवर्क होने का ये है डबल इंजन की बीजेपी सरकार का विकास का मॉडल। साथियों, हम आज की नहीं बल्कि अगले 25-50 साल की जरूरतों के मुताबिक देश को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे ना, विकसित भारत बना के रहना है दोस्तों। आपके लिए बनाना है, आपके बच्चों के लिए बनाना है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए बनाना है। इसी कड़ी में मैंने लाल किले से घोषणा की थी कि अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा। आज मैं इस रिफॉर्म की खुशखबरी के साथ आपके बीच आया हूं। आज से ठीक 9 दिन के बाद नवरात्रि का पहला दिन होगा। जीएसटी की दरें बहुत कम हो जाएंगी और इससे असम के, देश के हर परिवार को फायदा होगा। रोजमर्रा की बहुत सारी चीजें और सस्ती हो जाएगी। हमने सीमेंट पर टैक्स कम किया है, इसके लिए जिसको घर बनाना है उसका खर्चा कम होगा। कैंसर जैसी अनेक गंभीर बीमारियों की अनेक महंगी दवाएं सस्ती हो जाएगी, बीमा कराना सस्ता हो जाएगा और जिस नौजवानों को मोटरसाइकिल लेनी है, नई कार खरीदनी है, वो भी सस्ती हो जाएगी। आजकल आप देखते होंगे मोटर कंपनियों में ऐसी होड़ मची है, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं 60,000 कम, 80,000 कम, 1 लाख रुपया कम, लगातार इससे जुड़े विज्ञापन दे रहे हैं। यानी माताएं बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, दुकानदार हो, सबका फायदा होने वाला है। ये फैसला आपके त्योहारों की चमक और बढ़ाने वाला है। साथियों, इन त्योहारों में आपको मेरी एक बात भी ध्यान रखनी है। मैं अपनी बात बताऊं? मैं मेरी बात बताऊं? आप कहो तो बताऊं? सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, बताऊं? मेरी बात मानोगे? बैठो बेटा, बैठो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। उसको तकलीफ मत दीजिए, उसको शारीरिक तकलीफ है, प्लीज उसको परेशान मत कीजिए। ले लेंगे। जरा कैमरामैन वो चिट्ठी ले लो, उनसे चिट्ठी ले लो। कोई नौजवान, बैठो बेटा, आप परेशान मत होना, उसको परेशान मत कीजिए। अरे भाई, उसको तकलीफ हो रही है भाई, मेरा प्रणाम भैया, उसको परेशान मत कीजिए प्लीज। उसको, मुझे अच्छा नहीं लगता है भैया, प्लीज। आप यहां तक आए, शरीर को इतना कष्ट देकर के आए, मैं आपका आभारी हूं। साथियों, जरा फिर से हाथ करके बताइए, मैं जो कहूंगा मेरी बात मानोगे? ऐसा नहीं, सबका हाथ ऊपर होना चाहिए, उधर भी। मेरी बात मानोगे? पक्का मानोगे? इतना कर लीजिए, देश आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, मेरे लिए नहीं, मैं आपसे देश के लिए मांग रहा हूं। मैं आपसे आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मांग रहा हूं। और मैं आपसे यही कहता हूं कि आप मुझे वादा कीजिए,
अब जो भी खरीदेंगे वो स्वदेशी होगा। खरीदेंगे, स्वदेशी खरीदेंगे, मेड इन इंडिया खरीदेंगे। और मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। कंपनी किसी भी देश से क्यों ना आई हो, नाम किसी भी देश का क्यों ना हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में ही बना होना चाहिए। पैसा दुनिया के किसी भी देश ने लगाया हो, लेकिन पसीना मेरे देश के नौजवानों का होना चाहिए। उस जो भी मेड इन इंडिया होगा उसमें मेरे भारत की मिट्टी की महक होनी चाहिए। ऐसा सामान खरीदेंगे ना, खरीदेंगे ना? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, खरीदेंगे रे? सबके साथ जोर से बताइए, खरीदेंगे? जोर से बताइए, खरीदेंगे? किसी को गिफ्ट देना है तो स्वदेशी देंगे। और जो दुकानदार माल बेचता है, मैं उसको कहना चाहता हूं, दुकान पे बोर्ड लगाइए। लगाएंगे? अपने गांव की हर दुकान पे बोर्ड लगाएंगे। उस पर बोर्ड लगाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। देखिए, स्वदेशी की ताकत मैं बताता हूं। करीब 50 साल पहले की बात है। मैं कन्याकुमारी में कुछ समय के लिए वहां रहता था, और ये गमोथा कितने ही सालों से मेरे साथ होता है। मेरी बैग में भी 3-4 होते ही होते हैं। तो ऐसे ही मैं कन्याकुमारी में एक गमोछा ऐसे लगा के घूम रहा था, तो दूर से कुछ लोग दौड़ के आए और मुझे नमस्ते करके पकड़ा। बोले, आप आसाम से हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं तो गुजरात से हूं। नहीं, बोले, गमोछा देखा ना, इसलिए आपको हमने पकड़ा। ये ताकत होती है मिट्टी की, स्वदेशी की ये ताकत होती है। कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आसाम के लोगों का उस दिन मुझ पर इतना प्यार उमड़ गया क्योंकि मेरे गले में गमोछा था। दोस्तों, ये ताकत होती है। और इसलिए मैं कहता हूं, आप मुझे वादा करिए, हम स्वदेशी खरीदेंगे। वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल हो, इसके लिए हम सबका प्रयास देश को मजबूत करेगा। साथियों, बीते सालों में एक और सेक्टर में बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। ये सेक्टर है हेल्थ केयर का, आरोग्य का। हमारे अस्पताल होते थे तो बड़े शहरों में, वहां इलाज कराने जाते थे तो बहुत महंगा पड़ता था। हमने एम्स का, मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क देश के कोने कोने तक फैला दिया। अब बैठिए भैया, मुझे आप अपने बोलने दीजिए। अब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अरे, उसको परेशान कर रहे हैं आप लोग। भाई कैमरामैन, उनसे चिट्ठी ले लेना। मेरे इन दिव्यांग भाइयों को क्यों परेशान करते हैं आप? थैंक यू दोस्त। यहां असम में तो विशेष तौर पर कैंसर के हॉस्पिटल भी बनाए गए। बीते 11 वर्षों के दौरान भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई। यानी आजादी के 60-65 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बने, उतने हमने
बीते 11 वर्षों में बनाए हैं। बताइए, 60-70 साल में जो काम हुआ है ना, वो हमने 10-11 साल में कर दिया है दोस्तों। यहां असम में भी 2014 से पहले सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब जब दरांग में मेडिकल कॉलेज भी बनकर तैयार हो जाएगा तो यहां 24 मेडिकल हो जाएंगे, मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। आपको भी पता है, जब मेडिकल कॉलेज बनता है तो इलाज की बेहतर व्यवस्था बनने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को डॉक्टर बनने का भी अवसर मिलता है। पहले मेडिकल सीटों की कमी की वजह से बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर नहीं बन पाते थे। बीते 11 साल में देश में मेडिकल सीटों की संख्या 2 गुने से ज्यादा हो गई है। इतना ही नहीं, हमने एक और लक्ष्य रखा है। आने वाले 4-5 सालों में हम मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ने जा रहे हैं। 1 लाख नई सीटें, 1 लाख नौजवानों को डॉक्टर बनाएंगे। साथियों, ये हम ऐसे काम करते हैं, अगर इस देश में 3 करोड़ लखपति दर्जे बनाने का काम करते हैं तो 1 लाख नए डॉक्टर बनाने का भी काम करते हैं। साथियों, असम देशभक्तों की भूमि है। विदेशी आक्रांताओं से देश की रक्षा हो या फिर आजादी की लड़ाई में बलिदान हो, असम की भूमिका बहुत बड़ी है। पथरू घाट का किसान सत्याग्रह देश भला कैसे भूल सकता है। वो ऐतिहासिक स्थान यहां से ज्यादा दूर नहीं है। आज जब मैं बलिदानियों की ऐसी पावन भूमि पर खड़ा हूं तो कांग्रेस की एक और करतूत से पर्दा फटाना जरूरी है। कांग्रेस अपनी राजनीति के लिए हर ऐसे व्यक्ति, हर ऐसे विचार के साथ खड़ी होती है जो भारत विरोधी हो। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने यही देखा। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पूरा देश आतंक से लहूलुहान होता था, कांग्रेस चुपचाप खड़ी रहती थी। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। साथियों, कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक का हित ही सबसे बड़ा है। कांग्रेस देश हित की कभी परवाह नहीं करती। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। आज कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन देखा है, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरूखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था। आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है।
अब वहां किसानों के लिए गोरुखुंटी कृषि परियोजना चल रही है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वही उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, असम की विरासत को बचाना, असम का तेज विकास करना, इसके लिए हमें मिलकर काम करना है। हमें असम को, नॉर्थ ईस्ट को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है। एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से निकालनी चाहिए आवाज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आपके अमूल्य वक्तव्य के लिए हम हृदय से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं।